आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज, फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉयलेज इज अ केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, रेंडरिंग इट अनसुटेबल फॉर यूज़। तो जैसे कि आपको पता है, स्पॉलेज का मतलब क्या हुआ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ये किसी भी तरीके की केमिकल कंटामिनेशन हुई या फिजियोलॉजिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है। स्पॉलेज इज नॉट डिजायरेबल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज डिटोरेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स अकर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट may lose its quality and it may become ineffective. Entire batch may be required to be discarded. This may cost a huge loss to manufacturer. Moreover, spoilage may result potential hazard to the consumer like toxicity, infection or even death. तो आप सबको पता है जैसे कि स्पॉलेज अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में होती है तो डायरेक्ट ये आपका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को करेगा या फिर कंपनी को करेगा। तो इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि किसी भी तरीके की स्पॉलेज आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ना हो। द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पॉलेज अकर्स इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर केमिकल स्पॉलेज, फिजियोकेमिकल स्पॉलेज एंड बायोलॉजिकल स्पॉलेज। तो बेसिकली स्पॉलेज को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज केमिकल स्पॉलेज, सेकेंड वन इज फिजियोकेमिकल स्पॉलेज एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल स्पॉलेज। तो केमिकल स्पॉलेज की अगर बात करें, केमिकल स्पॉलेज मीन्स डिटोरेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स। तो अगर आपका केमिकल कंपाउंड जो आप फार्मास्यूटिकल मटेरियल है उसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो जाए या एक्सिपिएंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनमें ख़राब हो जाए तो केमिकल स्पॉलेज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्रेडिएंट्स में चेंज, और जिसके कारण क्या होगा, स्पॉलेज से जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनमें बदलाव आ जाएगा। दिस में affect the physiochemical properties of preparation. Potency of the drug may decrease. Further microbial growth may occur if chemical degradation of preservative occur. तो क्या हो सकता है, आपकी पोटेंसी ड्रग की जो काम करना था ड्रग ने वो नहीं कर पाएगी, और मे बी ये भी हो सकता है कि केमिकल स्पॉलेज के कारण उसमें माइक्रोबियल स्पॉलेज आ जाए। ठीक है। Similarly, chemical degradation of surfactants, organic polymers, etc. may damage specialized microenvironment for which they are used. Along with microbial contamination, some chemicals also cause chemical spoilage like pesticide, disinfectant, bleaching agents, sanitizers may add to chemical spoilage. और उसी तरीके से आपके डिफरेंट केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्फेक्टेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, तो ये सब क्या है, ये डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। तो इनका जो है बेसिकली आप ध्यान देने वाली बात है कि केमिकल डिग्रेडेशन से बचाना, मेन फोकस इसमें यही रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिजिको केमिकल स्पॉलेज। तो इसमें क्या है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्पॉलेज में चेंज द फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली बोला जाता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर वो चेंज हो जाए तो आपका प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो भी खराब हो सकता है। तो ये किस कारण से हो सकता है, इसके दो कारण हैं, आइदर वाइबल ग्रोथ और गैस प्रोडक्शन। वाइबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स में अकर इनसाइड द कंटेनर। तो वाइबल ग्रोथ कौन सी होती है, वो लिविंग बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। वो आपके कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। द ग्रोथ में बी विजिबल इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग लेयर्स, टर्बिडिटी, हैम्स एटसेट्रा। तो वो किस फॉर्म में देख सकते हैं आप वाइबल ग्रोथ को, फ्लोटिंग लेयर्स में, टर्बिडिटी में। ओके। कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय फंगस स्पीसीज लाइक एस्परजिलस स्पीसीज में कोज दिस टाइप ऑफ स्पॉलेज। तो बेसिकली वाइबल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है, एस्परजिलस स्पीसीज। और बैक्टीरियल स्पीसीज की बात करें तो बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीसीज है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैस प्रोडक्शन। सम माइक्रोब्स में प्रोड्यूस गैस इनसाइड द कंटेनर। दिस गैस में बी विजिबल इन फॉर्म ऑफ बबल्स, फ्लोक्यूल्स एटसेट्रा। तो गैस प्रोडक्शन भी हो सकती है। ठीक है। आपका जो आप जार कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई कफ सिरप आपने मैन्युफैक्चर किया, उस कफ सिरप में क्या हुआ, बेसिकली गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। वो किस फॉर्म में होगी, या तो बबल्स या फ्लोक्यूल्स में। और ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली कौन से इसमें जो एक्ट करेंगे वो कौन सा है, इकोलाई है। ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल है गैस प्रोडक्शन इनसाइड द कंटेनर। इसके बाद बात करते हैं कलरेशन और डिसकलरेशन की। मैनी माइक्रोब्स में डीकलराइज फॉर्मुलेशन और इट में प्रोड्यूस यूनिक कलर विच डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कलर ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए आपका कोई टैबलेट है या फिर कफ सिरप है, उसका कलर पिंक कलर है, अगर वो पिंक कलर ना होके
ऑफ पिंक कलर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस आपके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है। उसका कलर जो ओरिजिनल कलर था उससे हटकर कुछ और आ गया, तो ये भी एक साइन है कि आपका वहाँ पे डिटोरेशन ऑफ कंपाउंड या केमिकल कुछ हो रहा है, इसमें गड़बड़ी। उसके बाद ऑर्डर फॉर्मेशन, अलग से स्मेल आना आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ये भी एक कारण है आपका माइक्रोबियल स्पॉलेज का। उसके बाद टेस्ट चेंज, माइक्रोबियल स्पॉलेज में चेंज द टेस्ट ऑफ ओरल फॉर्मुलेशन विच में इम्पैक्ट बिटर ऑब्निशियस टेस्ट टू द ओरल फॉर्मुलेशन। तो किसी भी प्रकार का अलग टेस्ट आना आपके किसमें, ओरल फॉर्मुलेशन में, तो ये भी एक तरीके का पहचान है माइक्रोबियल स्पॉलेज की। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पॉलेज की। स्पॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल में प्रोड्यूस सम अनडिजायरेबल एंड डेंजरस मॉलिक्यूल which has undesirable biological effect. Some microbes may produce toxins, pyrogens, and other harmful metabolites. These molecules may present in the product from very beginning. Spoilage may occur although no microbial contamination was there. तो कई बार क्या होता है बायोलॉजिकल स्पॉलेज में, क्या होगा कि आपको अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपकी बायोलॉजिकल स्पॉलेज हो गई किसी भी प्रोडक्ट में आपका, तो वो किस फॉर्म में, या तो टॉक्सिन्स या तो पायरोजेंस बनेंगे या फिर हार्मफुल मेटाबोलाइट बनेंगे। और ये जो आपकी माइक्रोबियल स्पॉलेज है ये बेसिकली आपकी एकदम से नहीं आएगी, ये आपकी प्रायर बहुत पहले से होगी, जो किसी उसको अगर एक टाइम मिला तो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल स्पॉलेज होगी, मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करते हुए ही वो आपका मॉलिक्यूल या माइक्रोब वहाँ पे आ जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो अपना असर दिखाएगा। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि माइक्रोबियल स्पॉलेज कॉज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे मे नॉट बी सफिशिएंट स्पॉलेज इफ द नंबर ऑफ कंटामिनेंट्स आर लेस। तो अगर नंबर ऑफ कंटामिनेंट लेस है तो जरूरी नहीं है कि स्पॉलेज होगी ही होगी, तो उनकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। This low level if it contaminants may able to multiply due to design of the formulation. However, during long storage, these microbes may cause damage. If initial contamination is high, then it may present in undesirable challenges. Product will damage quickly due to presence of high number of microbes. High level of contamination occur due to lapse in manufacturing process or due to high load of contaminants in raw material. तो बेसिकली क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कई बार इनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। मगर कई बार अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका जो है प्रोडक्ट वो स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड रहेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई टाइम लैप्स तो नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोर एग्रेसिव देन अदर्स, दे कैन क्विकली मल्टीप्लाई एंड स्पॉलेज is much faster. However, aggressive microbes may not multiply initially due to the presence of preservative and other substances. Contamination of product with natural communities of non-aggressive microorganism can facilitate growth of other aggressive microorganisms. तो कई एक आपके aggressive microorganisms होते हैं जिनको suitable कंडीशन मिलने पर वो एकदम से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये एकदम से होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये बड़ी स्लो प्रोसेस है। तो कई बार क्या होता है जो लेस एग्रेसिव माइक्रोब्स होते हैं जो कम हार्मफुल है, वो कई बार क्या करते हैं इंड्यूस कर देते हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ज़्यादा एग्रेसिव है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रोडक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स एज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स भी पड़े होते हैं आपकी फॉर्मुलेशन में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और अपनी बायोसिंथेसिस या ग्रोथ करते हैं। मैनी फॉर्मुलेशन में कंटेन क्रूड animal, vegetable, microbial product which create conductive environment for microbial growth and subsequent spoilage. Adding additive like sugar, amino acids, polyhydric alcohol may act as microbial nutrient. Primary contaminants may produce metabolite which could be used by aggressive microbes as a nutrient. Demineralized water which is prepared for ion exchange resins may contain nutrients. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके फॉर्मुलेशन में न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी माइक्रोब्स उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कोई आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बने हैं किसी माइक्रोब्स द्वारा, ठीक है, वो एग्रेसिव माइक्रोब्स के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं और एग्रेसिव माइक्रोब्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल डीमिनरलाइज वाटर की बात करें, ये हम कॉमन फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं वाटर कैप्सूल टैबलेट्स कप सिरप बनाने के लिए, तो क्या इसमें भी आयंस होते हैं, ठीक है। तो वो कौन यूज़ कर सकता है, वो बेसिकली माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूट्रेंट। प्रेजेंस ऑफ वाटर, presence of water in formulation may promote microbial growth and subsequent spoilage. Uncomplexed water or free access water promotes the spoilage. तो ठीक है, अनकम्प्लेक्स्ड वाटर या फिर एक्सेस ऑफ वाटर भी आपका माइक्रोबियल स्पॉलेज कॉज कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर में बी मेजर्ड बाय वाटर एक्टिविटी। तो वाटर एक्टिविटी क्या होता है कि अवेलेबल कंटेंट ऑफ वाटर इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज़्यादा अगर वाटर रहेगा तो चांसेस क्या है माइक्रोबियल ग्रोथ के ज़्यादा है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ फॉर्मुलेशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सिमिलर कंडीशन। इफ वाटर एक्टिविटी इज 1 देन इट इज कंडक्टिव फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वाटर एक्टिविटी। तो वाटर एक्टिविटी अगर कम होगी तो चांस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कम होंगे। अ वैल्यू लेस देन 0.88 इज कंसिडर्ड एज सेफ टू प्रिवेंट स्पॉलेज। तो अगर देखिए अगर वाटर एक्टिविटी 1 से ज़्यादा है तो चांसेस माइक्रोबियल ग्रोथ के ज़्यादा हैं। अगर 0.88 एक्टिविटी है वाटर एक्टिविटी तो आपकी माइक्रोबियल स्पॉलेज के चांसेस कम है। हाउएवर सम माइक्रोब्स कैन ग्रो इन एक्सट्रीमली लो वाटर वैल्यूज कंडीशन, मगर एक्सेप्शंस हर जगह हैं। 0.88 से अगर लेस वाटर एक्टिविटी हुई मगर कहीं ऐसे फंजाई हैं जो ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्परजिलस लोकस की बात करें तो ये सर्वाइव कर जाता है 0.61 वाटर एक्टिविटी में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्शन मटेरियल। सम मटेरियल्स इन द फॉर्मुलेशन में प्रोटेक्ट माइक्रोब्स ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस। Polymers like gelatin, starch, etc. may increase microbial resistance to heat. Microbes may get absorbed in the particle and become resistant to heat. अब देखिए प्रोटेक्शन मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं किसी मटेरियल के लिए तो कई बार ये हिंड्रेंस बन जाती है। हिंड्रेंस का मतलब हुआ कि ये माइक्रोब्स को पनाह देती है, जगह देती है बचने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कई बार माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये मटेरियल के पोर्स में चले जाएंगे आपके माइक्रोब्स और वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हुआ, कंटामिनेटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म में रिक्वायर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग रेस्पिरेटरी पाथवे। तो हमेशा आप याद रखिए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या चाहिए होता है हमेशा माइक्रोब्स को, ये किस लिए चाहिए होगा ताकि एटीपी की सिंथेसिस कर सके या कुछ और अपना फंक्शन यूज़ कर सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जनरेट कर सके, चला सके अपने आप में। तो क्या हुआ, तो ये एक तरीके की नीड है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना आपका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की। तो माइक्रोब्स को ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली। प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और डिजोल्व ऑक्सीजन जहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा हुई तो आपका क्या हुआ, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उसको मिल जाएगा। मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो रहे और वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टू प्रमोट देयर माइक्रोबियल ग्रोथ। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, स्टोरेज टेम्परेचर इज ग्रेट कंट्रोलर ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉलेज। तो टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल -20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसके बीच में चांसेस स्पॉलेज की ज़्यादा रहती है। Microbial growth and spoilage is less to low temperature and high temperature. Extreme लेस टेम्परेचर और एक्सट्रीम राइट टेम्परेचर पे माइक्रोबियल ग्रोथ आपकी कम होती है, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस और एट 12 डिग्री सेल्सियस, तो आपके स्टोरेज कौन सी है आपकी 8 डिग्री सेल्सियस, ये 8 है, ये 8 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बहुत कम स्पॉलेज होती है क्योंकि क्या है कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन है। हाई टेम्परेचर कैन आल्सो प्रिवेंट स्पॉलेज, ठीक है। तो एक्सट्रीम या तो लो टेम्परेचर रहना चाहिए तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर रहना चाहिए, वहाँ पे आपकी कंटेमिनेशन बड़ी कम रहती है। वाटर ऑफ इंजेक्शन इज स्टोर्ड अबव 8 डिग्री सेल्सियस बिकॉज बिफोर फिलिंग एंड सीलिंग। तो उसको वाटर ऑफ इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं आप वो बेसिकली कितना रहता है 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रहता है। सो एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन मिनिमाइज द स्पॉइलेज। उसके बाद बात करें पीएच की, माइक्रोब्स प्रेफर्ड न्यूट्रल पीएच फॉर देयर ग्रोथ। तो माइक्रोब्स कौन से न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादा उगना पसंद करते हैं। फॉर हाउएवर सम माइक्रोब्स में प्रेफर स्लाइटली एसिडिक पीएच। और कई माइक्रोब्स
स्लाइडली एसिडिक पीएच पे अच्छे से ग्रो करते हैं। एक्सट्रीमली एसिडिक और अल्कलाइन पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन में प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो एक्सट्रीम अगर एसिडिक पीएच है या फिर अल्कलाइन पीएच एक्सट्रीम, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। सम कम्युनिटीज ऑफ माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम पीएच एंड चेंज द पीएच देयर बाय सपोर्ट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, किसको लेकर, पीएच को। कई एक्सट्रीम पीएच या फिर अल्कलाइन पीएच पे ग्रो नहीं करते, मगर एक्सेप्शनल केसेस में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद करते हैं बात कंटेनर्स एंड पैकेजिंग की। चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन इन सिंगल डोज एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर नेग्लिजिबल। तो अगर बात करें सिंगल डोज की, चाहे एम्प्यूल्स हो, चाहे इंजेक्शन हो या वायल्स हो, तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बड़ी कम रहती है। मगर अगर मल्टी डोज कंटेनर की बात करें या बड़े बड़े कंटेनर्स की बात करें, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन बढ़ जाती है। चेंजेस इन डिज़ाइन ऑफ द कंटेनर में मिनिमाइज कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। तो आप डिज़ाइन, अगर आपका कंटेनर या पैकेजिंग मटेरियल जिसमें आप पैकेजिंग करते हैं, उनका डिज़ाइन अगर आप इस तरीके से मॉडिफाई करें या बदलें कि उनकी कंटामिनेशन रिड्यूस हो सके, तो ये एक और तरीका है टू अवॉइड द कंटामिनेशन। वाइड माउंटेड कंटेनर्स फॉर क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय नैरो माउथ ट्यूब्स। तो मान लीजिए अगर आप ट्यूब्स की बात करें, ऑइंटमेंट क्रीम है, तो उनमें नैरो माउथ यूज़ करते हैं बजाय कि वाइड माउथ यूज़ करने के। Multi-dose injections are stored in containers which has self-sealing rubber wards. Containers are sealed in such a way so that it can prevent entry of water and oxygen to minimize the water activity and redox potential. तो इस तरीके से कंटेनर्स को कुछ इस तरीके से हम सील करेंगे ताकि उनमें वाटर की एंट्री ना हो सके, ना ही ऑक्सीजन की एंट्री हो सके, और जिसके कारण रिडॉक्स वाटर पोटेंशियल या फिर रिडॉक्स पोटेंशियल पे वाटर का वो कम रहे। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच आर कोजिंग द स्पॉइलेज और द फैक्टर इफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए, और ये टॉपिक सारा बेसिकली थ्योरेटिकल स्टडी पे बेस्ड है। तो